आज मैं आपको टाइड्स के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना। टाइड्स, लो टाइड, हाई टाइड, समझते हो क्या होता है? हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? ज्वार भाटा। क्या मतलब होता है इसका? ज्वार भाटा। ठीक है। अच्छा, ज्वार भाटा जो है हमारे पृथ्वी के ऊपर समुद्र में चंद्रमा की चांदनी के कारण आज, हाँ, आज निकेतन कॉमेडी के मूड में है क्या? देखो, चांदनी के कारण नहीं होता है, चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण होता है ना। चांदनी से कुछ नहीं होता, चांदनी से तो केवल चांद चमकता है बस। ठीक है। तो उससे पहले हमको देखो, ज्वार भाटा जो है, हिंदी में इसे ज्वार भाटा कहते हैं और इंग्लिश में इसको टाइड एंड एब्स कहते हैं, या इसे लो टाइड एंड हाई टाइड भी कहते हैं, है ना। लो टाइड एंड हाई टाइड, ये भी इसको कहते हैं। ठीक। अब ज्वार भाटा में ज्वार का मतलब क्या है, भाटे का मतलब क्या है, टाइड का मतलब क्या है, एब्स का मतलब क्या है, पानी का चढ़ना मतलब क्या कहूंगा मैं उसको, ज्वार कहूंगा कि भाटा? ज्वार। पानी का ऊपर चढ़ना मतलब ज्वार, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टाइड। ठीक। मतलब मान लो ये नॉर्मल मेरा सी लेवल है, इससे अगर पानी इस तरीके से ऊपर चढ़ता है या उठता है तो उसे मैं क्या कहूंगा? ज्वार आया है ना। मतलब अब ये ऐसे वेव नहीं बनाएगा। जनरली क्या होता है कि जैसे ये समंदर का किनारा है, ये पानी है आपका पूरा। अब ज्वार से क्या होता है कि पानी यहाँ तक ऊपर तक भर जाता है। ठीक है। मतलब उसका जो वाटर लेवल है वो ऊपर हो जाता है। और फिर उसी के साथ अगर मैं दूसरी चीज़ कहूँ तो क्या होगा दूसरी चीज़ में, कि पानी सामान्य जल स्तर से, मतलब जो नॉर्मल वाटर लेवल है उससे अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा? वो भाटा होगा। ठीक है। अगर नॉर्मल वाटर लेवल से इंक्रीज होगा, मतलब कि ऊपर की तरफ उठेगा तो टाइड होगा, और अगर नॉर्मल वाटर लेवल से नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा? भाटा होगा, एब्स होगा। बात समझ में आ गई? ज्वार भाटा। अच्छा, ज्वार भाटा किसकी वजह से होता है पृथ्वी के ऊपर? इसके बेसिक रीजन जो है वो 3 है ना। पहला रीजन तो आपने बता ही दिया, क्या है वो? मून। ठीक है। मून है, मून की ग्रेविटी, मतलब मून का जो गुरुत्वाकर्षण का बल है उसके कारण ज्वार भाटा आता है। ठीक। देखो, गुरुत्वाकर्षण के कारण केवल ज्वार आता है, और जैसे ही ज्वार आएगा तो भाटा अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि पानी एक जगह से ऊपर उठेगा तो दूसरी जगह से खींचेगा तभी ऊपर उठेगा वहां से, है ना। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, अगर पृथ्वी के ऊपर से मान लो ये चंद्रमा है ना। अब इसने अगर अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा, ग्रेविटी के थ्रू पानी को खींचा ऊपर, तो पानी मान लो यहां से इस तरीके से ऊपर उठा। ठीक। ये ऊपर उठ गया। अब पानी ऊपर उठा तो कहीं ना कहीं से पानी इसको सप्लाई करने के लिए यहाँ से जाएगा बहता हुआ, मतलब कि इन जगहों पर क्या होगा? पानी का स्तर नीचे चला जाएगा। ठीक। तो जहाँ पर स्तर नीचे चला गया उसको मैं बोलूँगा भाटा, और जो ऊपर उठ गया उसको क्या बोलूँगा? ज्वार, है ना। ये हो गई हाई टाइड, ये हो गई लो टाइड। तो मतलब कि ये दोनों कैसे हैं? एक साथ ही आएंगे। अगर ज्वार उठेगा तो कहीं ना कहीं भाटा आएगा, और अगर भाटा उठा है उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ज्वार आया है। तो समुद्र का जल स्तर ऊपर नीचे होना, वाटर लेवल जो है चढ़ना उतरना, किसकी वजह से होगा? मून की ग्रेविटी के थ्रू। ठीक। दूसरा जो इसमें कुछ रोल है ना, बहुत कम इसकी जो है फ्रीक्वेंसी होती है, कि सन की जो ग्रेविटी है, सन की ग्रेविटी के कारण भी जो है इस तरीके की चीजें होती है। तो दूसरा रीजन कौन सा है? सन की ग्रेविटी। मेन रोल किसका है? चंद्रमा का, है ना। चंद्रमा के कारण, मून के कारण ही आपका जो है ज्वार भाटा आता है। और उसमें जो दूसरा रोल है वो किसका है? दूसरा रोल जो है वो सन का है। तीसरा इसमें एक और फैक्टर आता है जिसके कारण ज्वार भाटा आता है। तीसरा फैक्टर जो है हमारा वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अप केंद्रीय बल। अप केंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। इसकी वजह से भी जो है आपका ज्वार भाटा आता है। ये सभी चीज़ों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले। पहले ये बेसिक 3 रीजन उसके लिख लो वहाँ पर, है ना। इसके बाद में सबसे पहले हम मून के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मून हमारा जो है इसमें मेन रोल प्ले करेगा। चंद्रमा मुख्य रूप से क्या क्या काम करेगा और किन किन चीज़ों की वजह से ज्वार भाटा आता है, चंद्रमा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास होनी चाहिए। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, अब केंद्रीय बल क्या होता है? किस दिशा में लगता है वो? डायरेक्शन, सेंटर में। ठीक है, चलो गुड। अब केंद्रीय बल का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब घूमता है, जैसे पृथ्वी है उसके अक्ष पर क्या हो रही है? घूम रही है। तो घूमने की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जो कि उसके सेंटर की तरफ होता है ना। इसको हम क्या कहते हैं? अब केंद्रीय बल। जैसे इसका एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ सकते हो। आप
हाँ लट्टू भी है। अगर आप एक डोरी में एक पत्थर वगैरह कोई भी बांध के अगर उसको घुमाओ तो डोरी में अपने आप टेंशन आ जाएगा, मतलब अपने आप डोरी क्या हो जाएगी, तन जाएगी, है ना, खिंचाव हो जाएगा। वही खिंचाव किसकी वजह से आ रहा है, इस बल की। अच्छा, इसका एक और, इसमें एक और फोर्स होता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, अभिकेंद्री बल। एक अपकेंद्री होता है और एक अभिकेंद्री। अभिकेंद्री बल किस दिशा में काम करेगा, वो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों बल होते हैं, पर अभी जो हमारा रीजन है वो कौन सा है, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल कब उत्पन्न होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा, चाहे वो छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट हो, चाहे अर्थ जैसा कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो। अगर वो घूम रहा है तो उसमें केंद्र की तरफ एक बल उत्पन्न होगा, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक, चलो अब पहले हम चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर टाइड्स के ऊपर हम वापस आ जाएंगे, है ना, एक एक करके उनके सारे रीजंस मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो बताओ जरा, चंद्रमा जो है, पहली लाइन इसके बारे में लिखो कि मून जो है हमारा, उसका एक और नाम है, वो है लूनार। मून को क्या कहते हैं, लूनार, ठीक है। एक लूनार कास्टिक नाम का केमिकल आता है, AgNO3। कौन सा, AgNO3, है ना। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, लूनार कास्टिक भी कहा जाता है। तो वो लूनार क्यों कहा जाता है उसे, क्योंकि अगर वो हमारी स्किन पर पड़ जाए केमिकल, तो वो सफ़ेद दाग बना देता है, जैसे चांद सफ़ेद होता है ना वैसे, तो इसलिए उसको भी लूनार कास्टिक कहा जाता है। तो लूनार का जनरली जो मतलब है वो क्या होता है, कूल, ठंडा, है ना। लूनार का मतलब क्या है, कूल, मतलब कि ठंडा। चंद्रमा जनरली क्या होता है, ठंडा होता है ना। अब वो उस पर जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर हम तक आता है, इस वजह से डायरेक्ट उसका कोई लाइट नहीं है, इसी कारण के से वो कैसा है, ठंडा है। ठीक, दूसरी बात लिखो चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा जो है सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम का, ठीक है, आफ्टर द सन। सूर्य के बाद दूसरा क्या है, वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में है। पर यहां पर कंडीशन क्या है कि अगर आप अर्थ से देख रहे हो तो, है ना, अगर आप दूसरे प्लेनेट से देखोगे तो वहां का चंद्रमा ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो अभी तो हम अर्थ पर ही है, इसलिए हम अर्थ की ही बात करेंगे। तो अर्थ से देखने पर, पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा क्या है, सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। चलो अगली बात लिखो, तो चंद्रमा बना कैसे होगा, बताओ जरा। अर्थ से ही बना है ना। एक थ्योरी आती है, देखो इधर, ये अर्थ है हमारी, है ना। पुराने ज़माने में जब 4-5 अरब साल पहले, है ना, जब अर्थ नई नई बनी थी और उस समय बहुत ज़्यादा गर्म भी थी है और सारे प्लेनेट जो है वो इधर उधर टकराते रहते थे एक दूसरे से। तो उसी समय के दौरान क्या हुआ कि ये केवल एक हाइपोथेसिस है, कल्पना है, एक्चुअल में ऐसा हुआ है नहीं हुआ है किसी को नहीं पता है ना, पर ज़्यादा प्रूफ इसी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। तो क्या हुआ उनके अकॉर्डिंग कि ये ओरिजिन ऑफ मून हुआ है, चंद्रमा का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है कि पृथ्वी से एक बहुत बड़ा प्लेनेट, लगभग किसके साइज का, मंगल ग्रह के आकार का, ठीक है, मंगल ग्रह के आकार का, हो सकता है वो मंगल ग्रह ही हो, है ना, ये भी कोई कंफर्म नहीं है, पर हम उसका जो साइज था वो कितना बड़ा था, मंगल ग्रह के आसपास। तो मंगल ग्रह के आकार का, मास के साइज का एक प्लेनेट अर्थ से क्या हुआ, टकराया, है ना। जैसे आजकल हमारे यहाँ एस्टेरॉइड्स वगैरह गिरते रहते हैं, वैसे ही वो भी क्या था, एक बाह्य अंतरिक्ष से आने वाला, मतलब कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट था। और वो जैसे ही आया उसने क्या किया, अर्थ को एक टक्कर लगाते हुए जोरदार, और इधर से निकल गया, है ना, मतलब ऐसी टक्कर मारते हुए अपने रास्ते पर चला गया। उसका नाम था थियो, साइंटिस्ट ने उसका नाम क्या दिया हुआ है, थियो, है ना, थियो नाम का एक ऑब्जेक्ट था। अब जैसे ही वो गया तो क्या किया उसने, अर्थ का बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो इस तरीके से यहाँ पर पिट बन गया, गड्ढा बन गया, और अर्थ का जो बहुत बड़ा पोर्शन है वो क्या हो गया, स्पेस में आकर के इस तरीके से स्प्रेड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, अब ये जो मलबा निकला बाहर, है ना, ये आगे चल के क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रेविटी के थ्रू जुड़ता गया और फाइनली उसने कौन सा शेप ले लिया, अपने मून का शेप ले लिया। ठीक, और अर्थ भी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वापस अपने शेप में आ गई, है ना, क्योंकि हमें पता है कि स्पेस में सारी चीज़ें कैसी हैं, गोली हैं, और अर्थ भी फाइनली अपने किस शेप में आ गई, जो आज है उस शेप में। ठीक, तो ये एक थ्योरी है, और इसको सपोर्ट करने वाले प्रूफ कहाँ से मिलते हैं कि चंद्रमा की जो मिट्टी है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो लगभग कैसे हैं, अर्थ के सिमिलर है। वहाँ की डेंसिटी हो, वहाँ का वाटर कंटेनिंग है, कुछ भी है ना, एक एटमॉस्फेयर को अगर छोड़ दो और ग्रेविटी को छोड़ दो तो बाकी जो चंद्रमा की हम कहें कि मिट्टी की सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, अर्थ के जैसा ही है। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अर्थ का ही एक हिस्सा
था, है ना। अब जो लोग चांद पर गए थे उन्होंने वहाँ से उसके सैंपल्स लेकर आए और उन्होंने यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह सब किया, तो उनको पता चला कि ये तो अर्थ के क्या है, बिल्कुल सिमिलर है ना। इसी वजह से वो कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो अर्थ से ही बना है। ठीक है भाई, चलो अगली बात लिखो इसके बारे में। ये तो हो गई थ्योरी कि चंद्रमा बना कैसे। चलो, चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है बताओ जरा। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के कंपैरिजन में कितना है, कम है, 1/5 कितना है, 1/5 से लेकर 1/6 तक, है ना। तो आप जनरली इसको 1/5 ही लिखो, 1/5 है इसकी ग्रेविटी अर्थ की तुलना में। मतलब अगर पृथ्वी पर आपका वजन 50 किलो है तो यहाँ पर कितना होगा, 10 किलो। ठीक है, ये है। एटमॉस्फेयर की बात करूं तो चंद्रमा का कोई एटमॉस्फेयर है क्या, नहीं है, ना के बराबर। ठीक, चंद्रमा का डायामीटर लिखो जल्दी से। डायामीटर चंद्रमा का कितना है 3774 किलोमीटर लगभग, अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, 3774 किलोमीटर मतलब 3774। इसके बाद डिस्टेंस बताओ तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3,84,000, उसको हम 3,85,000 के लगभग मानते हैं। ठीक है, तो लिख लो जल्दी। चंद्रमा का और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3,84,000 लगभग, है ना, किलोमीटर। ये हो गया। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है देखो, ये डिस्टेंस भी एवरेज डिस्टेंस है। कल ही मैंने आपको बताया था कि कल या परसों बताया था कि दो तरीके की डिस्टेंस होती है। कौन कौन सी होती है, एक पेरिजी होती है और एक एपोजी होती है। बताओ जरा क्या होती है पेरिजी और एपोजी, कौन सी शॉर्टेस्ट है, पेरिजी शॉर्टेस्ट है और एपोजी क्या है, लॉन्गेस्ट है। मतलब कि पेरिजी का मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की अधिकतम दूरी, है ना, और एपोजी का मतलब क्या हुआ, सॉरी, एपोजी मतलब अधिकतम और पेरिजी मतलब न्यूनतम। ठीक, जैसे इधर देख लो एक बार, जिसको नहीं पता है, ये अर्थ है मान लो, है ना, ये सन है। अब ये आपका सॉरी मून है, ये मून का ऑर्बिट है, इस तरीके का है। मतलब मून पृथ्वी से सबसे पास भी रहेगा और पृथ्वी से सबसे दूर भी रहेगा। तो जब वो सबसे दूर होगा तो इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगा, एपोजी। ठीक है, और जब वो पास में है तो इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगा, पेरिजी। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो चंद्रमा और अर्थ की जो पेरिजी है ना, पेरिजी कितनी है, 3,62,000 किलोमीटर, मतलब 3,62,000 किलोमीटर। ठीक, और एपोजी जो है वो कितनी है, 4,05,000 किलोमीटर। ठीक, एपोजी 4,05,000 है और पेरिजी 3,62,000 है, और इन दोनों का जो एवरेज है वो कितना है, 3,84,000 किलोमीटर। क्लियर इतनी बात। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।